रात के अंधेरों से मत घबराना, उजाला वही होता है जो अंधेरों के बाद आता है। हेलो एवरीवन, मैं अंकिता चौधरी स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे चैनल इकोनॉमिक्स एकेडमी पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं 12th स्टैंडर्ड की चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने स्टार्ट किया है। इस चैप्टर का 4th लेक्चर ऑलरेडी हो गया है और हमने अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर प्लीज देखे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। और आज के लेक्चर में हम एक्सप्लोर करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक मेरे चैनल को नहीं किया है प्लीज करें और फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके शेयर करें। सो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का क्या जरूरत है अपने लाइफ में, हमने वो चीज पहले ही देख लिया है। अभी हम ये देखेंगे कि मैक्रो का होना क्यों जरूरी है अपनी इन कंट्री में। पहला इसका पॉइंट है फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स ये बताती है कि हमारी इकोनॉमिक को कैसे फंक्शंस करना है, कैसे उसको फंक्शन होना चाहिए, कैसे उस फंक्शन जैसे हो रहा है वैसा नहीं है तो उसको कैसे हम लाए। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्शन कैसे होना चाहिए, किस पे डिपेंड होना चाहिए, ये सारी चीजों को ना स्टडी करता है। मानो एक टमाटर का मार्केट है, वहां पे डिमांड एंड सप्लाई का प्रोसेस चल रहा है। अगर डिमांड ज्यादा है तो हमें प्रोडक्शन कितना करना चाहिए, फार्मर लोग फार्मिंग कितना करें जो डिमांड को सप्लाई हो पाए, ये सारी चीजों को देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर सप्लाई अगर उस टाइम पे कम पड़ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए जो डिमांड के को पूरा कर पाए। जैसे कि सप्लाई अगर कम है और डिमांड ज्यादा है तो सप्लायर लोग क्या कर सकते हैं, प्राइस को ज्यादा कर सकते हैं, जिससे जिसको ज्यादा से ज्यादा जरूरत होगा वही लेगा, वरना कम भी हो सकता है। ये सारे फंक्शंस जो है ना इकोनॉमिक का वेरिएबल्स कैसे होना चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे बनानी चाहिए, गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, इंटरेस्ट रेट क्या होनी चाहिए, ये सारे फंक्शंस जो होती है ना वो कैसे हो रहा है, ये सारी चीजों को ना चेक करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि टोटल को स्टडी करता है ना मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये सारी चीजों को स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी हम सेकंड पॉइंट देखेंगे, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन। हम इसमें देखते हैं जो इकोनॉमिक जो फ्लक्चुएट होता है ना अपने देश की, कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है, तो किस किस कारण से हो रही है, और अगर वो कारण हमें समझ में आ जाए तो उस कारण से कैसे उसको निकल सकते हैं, उस सिचुएशन से कैसे बाहर आ सकते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। देखो एक दो कारण मैं बताती हूँ फ्लक्चुएट किसके वजह से होता है। कभी कभी ना डिमांड और सप्लाई की वजह से भी अफेक्ट पड़ता है। डिमांड ना या तो कम हो रहा है या फिर एक ज्यादा हो रहा है। डिमांड अगर कम ज्यादा हो रहा है तो सप्लाई भी ज्यादा होएगा, तो हो सकता है उस टाइम पे अपना इकोनॉमिक जो है वो ना ऊपर की तरफ ग्रो करे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, डिमांड की वजह से सप्लाई की वजह से उसका इफेक्ट हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होएगा तो ज्यादा से ज्यादा सेल होएगा, और अगर वो सेल कर रहा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा आएगी, नेशनल इनकम भी ज्यादा आएगी, तो ऊपर की तरफ जाएगी हमारी इकोनॉमिक। या फिर डिमांड कम हो रहा है या फिर सप्लाई कम हो रहा है, तो ये चीज ना दर्शाती है जो मतलब हमारे इकोनॉमिक सिस्टम जो है ना वो ना स्लो हो रहा है, नीचे की तरफ आ रही है। हो सकता है किसी रीजन की वजह से, जैसे कि कोई कंट्री में मानो वॉर की सीजन है, युद्ध हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है, तो कुछ जनों को पॉपुलेशन कम हो रही है या फिर किसी रीजन के वजह से वॉर जब होता है तो हमारे इनकम जो होती है ना वो कम होने लग जाते हैं। इनकम कम होने लग जाती है ना तो हम ना ऑटोमेटिकली ना कंजप्शन भी ना कम करने लग जाते हैं। इसके वजह से ना इकोनॉमिक फ्लक्चुएट होती है कभी कभी, क्योंकि कंजप्शन कम होती है ना तो प्रोडक्शन वगैरह पे भी इफेक्ट पड़ते हैं। जैसे कि हमने देखा था इकोनॉमिक फैक्टर जो है ना वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इंटरकनेक्टेड है। इसके वजह से ना फ्लक्चुएट होती रहती है इकोनॉमी, कभी कभी नेशनल इनकम के वजह से भी होती है। अगर ग्रो कम हो रही है, इनकम कम हो रही है, तो हम उसको एक्सपांड जो करते हैं, मतलब जहाँ पे खर्च करते हैं, एक्सपेंस जहाँ पे करते हैं, वो सारी चीजें भी कम होने लग जाती है।
तो इकोनॉमिक फ्लक्चुएट जो होती है ना, वो किस रीजन से हो रही है और उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, उस टाइम पे गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए, ये सारी चीजों को स्टडी करने में ना मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करती है। अभी हम थर्ड पॉइंट देखेंगे, नेशनल इनकम। आप लोगों को पता है नेशनल इनकम क्या होती है? एक देश की पूरे साल की गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कितना हुआ है उसको मेजर कौन करता है? नेशनल इनकम के थ्रू होता है, क्योंकि वो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर होती है। तो ये नेशनल इनकम जो है ना, ये कितना हुआ है साल में, कितना हो रहा है, ये सारी चीजों को स्टडी करने में हेल्प करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि टोटल बेसिस पे ही नेशनल इनकम चेक होता है। ये सारे चेक जो करते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स करते हैं। नेशनल इनकम्स में क्या क्या चीजें है, मतलब कौन से फैक्टर्स से आ रही है, मतलब फैक्टर्स ऑफ लैंड जो है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट जो है लैंड, उससे जो रेंट आ रही है वो कितना आ रही है, फिर वेजेस कितना आ रही है, सैलरी कितना आ रही है, प्रॉफिट कितना आ रही है, ये सारी चीजें जो है ना, कंट्रोल कितना करे नेशनल इनकम में, ये सारी चीजें को चेक करती है। और फिर वो सारी चीजें जो अफेक्ट होती है ना, कोई चीज हो सकता है कम हो रही है, मानो सैलरी वगैरह ना कम हो रही है, वेजेस ना कम हो रही है, तो ये किस रीजन से हो रही है? एम्प्लॉयमेंट कम होगी ऑफ कोर्स, तभी वेजेस कम हो रही है, तो ये रीजन क्या है? ये सारी चीजों को पता लगाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, और फिर उसको सुधारती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो ऐसा क्या करे जिससे नेशनल इनकम पे इफेक्ट ना पड़े, नेशनल इनकम ना कम ना हो, ऐसा क्या करे जिससे नेशनल इनकम बढ़ती जाए अपने देश की, जैसे कि जीडीपी वगैरह बढ़ती जाए। एनडीपी, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया के प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं, इंडिया के डोमेस्टिक लेवल पे जो प्रोड्यूस होती है गुड्स एंड सर्विसेज उसके बारे में जानते हैं। एनडीपी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मतलब वो सारी चीजें जो इंडिया की कंपनी फॉरेन में बना रही है। मानो एक कंपनी है इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग जो मोबाइल प्रोड्यूस करते हैं, वो हो सकता है कि यूएसए में बैठा हो, वहां से जो प्रोडक्शन होता होगा उसको भी काउंट करती है एनडीपी में। एनएनपी, नेट नेशनल इनकम, जिसमें जीडीपी जितना हुआ है वो हुआ है, फिर माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन को, फिर नेशनल इनकम्स, पूरा ये सारी चीजों को ना कंट्रोल करती है और डिवाइड करती है, और फिर पता लगाती है कि किसमें क्या प्रॉब्लम्स है, किसमें कितना होना चाहिए और कितना नहीं है, ये सारी चीजों को ना स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अपने देश में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, लोगों की जीने की तरीका कैसी है, कैसे बढ़ा है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और क्या कम हो रहा है। हो सकता है ना किसी डेवलपिंग कंट्री में या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री में कोई भी रिचर इंसान जो है वो सिर्फ अमीर ही क्यों होते जा रहे हैं और गरीब सिर्फ गरीब ही क्यों होते जा रहे हैं, इसका रीजन पता लगाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, और फिर उसके हिसाब से पॉलिसीज बनाती है गवर्नमेंट, जो जिससे थोड़ा सा गैप ना कम कर पाए। एक एग्जांपल देती हूँ टैक्सेशन का। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लाया गया है, गवर्नमेंट ने लाया इंडिया में, क्यों? इसलिए नहीं जो अमीर से ज्यादा टैक्स लेंगे गरीब को ज्यादा देंगे, नहीं, इन दोनों के बीच का जो गैप है ना उसको थोड़ा सा कम करेंगे। अभी क्या करते हैं गवर्नमेंट, अमीर से ना ज्यादा टैक्स लेती है और गरीब से वो जितना कमाता है उस हिसाब से टैक्स लेती है और कम टैक्स लेती है। अमीर से जो टैक्स लेते हैं ना वो यूज करते हैं गरीबों को सर्विस देने में, गरीबों को प्रोवाइड करने में, वो सारी चीजें जो गरीबों के पास में नहीं है उसको ना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पीपल्स में, जिससे ना थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ना जो गरीब लोग है ना उसका बढ़ सके और अमीर लोग जो है ना वो थोड़ा सा नीचे आ जाए। इससे क्या होगा, थोड़ा सा ना बैलेंस बनेगी। अभी तक पूरा तरह से बैलेंस नहीं हुआ है इंडिया में, जो अमीर बहुत है गरीब बहुत है ऐसा नहीं, बट हाँ थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे लाता है गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी के वजह से। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन यूज करते हैं उस टाइम पे, अभी अपने कंट्री में वही टैक्सेशन यूज हो रहा है, रिच से थोड़ा ज्यादा टैक्स लेते हैं, पुअर से थोड़ा कम लेते हैं, और फिर वो सारे जो रिच से ज्यादा टैक्स लिए रहते हैं वो ना कंट्रोल करते, डिस्ट्रीब्यूट करते गरीबों में,
कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते राशन सब देकर, या फिर कोई ऐसी फैसिलिटी देकर जो गरीबों में नहीं है, फिर बैलेंस होता है। तो डेवलप करते अपने देश को, फिर और वो किस रीजन के वजह से है ना, वो पता लगाते हैं और उस सिचुएशन से निकलने में हेल्प करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी हम लोग देखेंगे परफॉर्मेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अपने इकोनॉमिक का परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब अभी देखो एक स्कूल में एक बच्चे का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए क्या करते हैं लोग, साल में 4 टेस्ट लिया जाता है, एक यूनिट होता है, फिर टर्म्स होती है, फिर सेकेंड यूनिट होता है, फिर फाइनल होता है, और फिर आपको ना एक ना रिजल्ट देते हैं जिसमें ये दिखाता है जो आपका परफॉर्मेंस बढ़ा है या कम हुआ है, आपने जो काम किया है वो ग्रो किया है या फिर नीचे भी गया आप अपने काम में। वही वैसे ही अपने देश में ना ये बताती है कि अपना देश का परफॉर्मेंस कैसा है। वो कैसे चेक होता है, नेशनल इनकम के थ्रू। अपना नेशनल इनकम अगर बढ़ती जा रही है तो समझ लेना जो अपना देश ना ग्रो कर रही है। लेकिन वहीं पे कभी कभी क्या होती है, किसी रीजन के वजह से अपना इकोनॉमिक्स जब कम होने लग जाए, नेशनल इनकम कम होने लग जाए, तो परफॉर्मेंस गिर रही है। उसका मेजर करने का तरीका देखो, इन्फ्लेशन रेट हो सकता है अपने इन्फ्लेशन ज्यादा होती जा रही है। अगर ज्यादा होती जा रही है ना, ये भी ना एक ना स्लो होने का ना वो रहता है, क्लू रहता है। क्यों? अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, हद से ज्यादा हो जाए देश में, तो क्या इकोनॉमी ग्रो करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि आपका महंगाई इतना बढ़ गई है कि कंज्यूमर लोग जो है ना खरीद ही नहीं पा रहे वो चीजें। इंटरेस्ट रेट अगर कम है तो ये दर्शाती है कि इकोनॉमी ना ग्रोथ करेगी। कैसे? अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो लोन लोग ज्यादा लेंगे। कमर्शियल बैंक अगर इंटरेस्ट रेट कम रखते हैं तो मनी सप्लाई ना ज्यादा होती है, लोन ज्यादा लेंगे तो लोग बिजनेस ज्यादा डालेंगे तो एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन ये सारी चीजें ना बढ़ने लग जाती है। वहीं पे अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाए, एक कमर्शियल बैंक का इंटरेस्ट रेट मानो 6% था, वो अभी 10% हो गया, तो लोग क्या करेंगे? लोग बोलेंगे इंटरेस्ट ही अगर मुझे इतना भरना पड़ेगा तो मैं लोन इतना क्यों लूं? लोन ना कम कर देंगे लेना। अगर मनी सप्लाई कम होने लग गई ना तो अपना इकोनॉमी कम होने लग जाते। टैक्सेशन का पॉलिसी, अगर टैक्स ज्यादा है, अगर गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा लेने लग जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं, कभी कभी लोग ये भी सोचते हैं जो नहीं, मैं इतना नहीं कमाऊंगा, जब मैं इतना कमाता हूं उससे ज्यादा मुझे गवर्नमेंट को ही देना पड़े तो मैं क्यों कमाऊं। वहीं पे अगर टैक्सेशन कम हो तो लोग क्या बोलेंगे, हाँ मैं कमाता हूँ, थोड़ा सा गवर्नमेंट को ही देना पड़ेगा ना तो दे देंगे। लेकिन आप जितना कमाते हो उससे ज्यादा अगर आपको टैक्स पे करना पड़े ना तो आप लोग ना काम में ना डिले करने लग जाओगे, नहीं चलो कोई बात नहीं। लेकिन वहीं पे अगर आपकी फायदे की बात हो ना तो आप जरूर करोगे। फिर जीएसटी वगैरह, अगर जीएसटी ज्यादा कर दिया जाए तो बहुत सारी ना चीजें ऐसी रहती है जो लोग ना खरीद नहीं पाते। ये सारी चीजें ना ये दिखाती है कि हमारे परफॉर्मेंस कैसा है, इकोनॉमिक कैसे परफॉर्म कर रही है। अगर इकोनॉमिक बढ़ रही है तो वो ग्रोथ में जा रहा है, अगर इकोनॉमिक कम हो रही है तो वो स्लो हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन पीरियड में जा रहा है। अभी हम लोग पढ़ेंगे स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल। आप लोगों को तो पता ही होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल जो फैक्टर्स होती है अपने मार्केट में, अपने इकोनॉमिक सिस्टम में जो भी फैक्टर्स है, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट हो गया, इंटरेस्ट हो, अब इनकम्स हो गई, प्राइस हो गई, डिमांड एंड सप्लाई हो गई, उसके बारे में स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन टोटल बेसिस पे, मतलब अगर वो पढ़ेगा तो टोटल इकोनॉमिक सिस्टम को पढ़ेगा, टोटल फैक्टर्स को पढ़ेगा, एक फैक्टर्स को नहीं पढ़ेगा। टोटल डिमांड्स को पढ़ेगा, सिर्फ एक डिमांड को नहीं पढ़ेगा। टोटल सप्लाई को पढ़ेगा, सिर्फ एक सप्लायर के बारे में नहीं पढ़ेगा, टोटल सप्लायर के बारे में पढ़ेगा। टोटल इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ेगा, टोटल अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में पढ़ेगा। तो ये कैसे काम करती है, ये अगर हमें पता चले ना, जो हमारे देश में फैक्टर्स कैसे काम कर रही है,
हमारे देश में टोटल डिमांड कैसा है, टोटल सप्लाई कैसा है, ये अगर हमें पता चल गई तो हम ये डिसाइड कर पाते हैं जो आगे जाकर हमें क्या करे जो डिमांड ज्यादा हो सके, या फिर ऐसा क्या करे जो सप्लायर लोग ना ज्यादा से ज्यादा सप्लाई कर पाए। क्योंकि हो सकता है अभी के टाइम में, मानो एग्जाम्पल के टाइम में, अगर अभी डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम हो रही है तो इस साल का इकोनॉमिक सिस्टम क्या होगी, कम होगी ना, नेशनल इनकम कम होगी। तो ये सारी चीजें अगर पता चलती है ना वेरिएबल्स के बारे में, वो अपना काम कैसे कर रही है, अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम हो रहा है तो ऐसा क्या करे जो सप्लायर लोग ना सप्लाई ना ज्यादा कर पाए और डिमांड पूरा हो पाए। ये सारी चीजों को ना स्टडी करने वाला मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है। अभी लास्ट पॉइंट है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, हमारे देश में रोजगार कैसे है। अभी देखो हम लोग ये स्टडी करते हैं माइक्रो में जो सिंगल पर्सन का एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है, एक पर्सन एम्प्लॉयर है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम स्टडी करते हैं टोटल, हमारे देश में टोटल एम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है, मतलब टोटल रोजगार इंसान कितना है, टोटल काम करने वाला इंसान कितना है, टोटल बेरोजगार इंसान कैसे है, मतलब टोटल अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है। ये सारी चीजें अगर हमें पता चलेगी टोटल अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, नए नए बिजनेस लाएगी, नए नए स्टार्टअप स्टार्ट करेगी, कुछ ऐसा सब्सिडी देंगे जो जो न्यू न्यू जो लोग होते हैं ना जिसका इनिशिएटिव आइडियाज ज्यादा से ज्यादा अच्छी हो उसको ना सब्सिडी दो, डिस्काउंट दो, जिससे वो अपना स्टार्टअप ना खड़े कर पाए मार्केट में। उससे क्या होगी, जॉब ना बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगी। तो हमारे देश का लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना है, हमारे देश में काम करने वाले लोग कितना है, ये सारी चीजें को जानने में मदद करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये 7 पॉइंट है इम्पोर्टेंस का। तो हमारा चैप्टर खत्म होता है। जिन्होंने नहीं देखा है पहले की लेक्चर वो जरूर देख ले जाकर, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जितना हो सके उतना लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, इसमें ना डिस्टिंग्विश करना है, 2 डिस्टिंग्विश बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आता है क्वेश्चन, माइक्रो और मैक्रो की डिस्टिंग्विश कम से कम 5 से 6 पॉइंट कवर करना, स्लाइसिंग मेथड एंड लंपिंग मेथड कर लेना, और पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम इसका ना 3 से 4 पॉइंट कर लेना कवर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।